जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो यूपीएससी 2021 के प्रीवियस ईयर के यहाँ पर क्वेश्चन हम कर रहे थे, जिसमें हमारे नंबर सिस्टम का आज का ये तीसरा वीडियो है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो का जो सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 61, वो है हमारा 572 फैक्टोरियल के अंत में क्रमागत शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इस तरीके के प्रश्न यहाँ पर पिछले 2 वीडियो में भी मैंने आपको कराए हैं। आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपको फैक्टोरियल में संख्या दी गई होती है उसको बिना फैक्टोरियल के लिख लेना है और यहाँ पर हमको 5 से भाग देना है। 5 से इसको जो भाग देंगे ना, तो हमको पूरा पूरा भागफल यहाँ पर लिखना है साइड में। तो 5 एकम 5, 7 बचेगा, 5 एकम 5, 2 बच जाएंगे और 5 चौक 20 और 2 बच जाएंगे। जो शेषफल 2 बच जाता है उस शेषफल से हमको कोई लेना देना नहीं होता, हमको बस यहाँ पर भागफल से लेना देना होता है। अब हमारा भागफल यहाँ पर कितना आ गया, ये 114 आ गया। अब फिर से इस 114 को यहाँ पर लिखेंगे और फिर से इसको हम 5 से भाग देंगे। तो 5 से कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, 1 बच जाएगा और 5 दूनी 10, 22 बार चला जाएगा। अब फिर से इस 22 को यहाँ पर लिखेंगे और इस 22 को यहाँ पर फिर से 5 से भाग देंगे। 5 से कितना कट जाएगा, ये पूरा पूरा, 5 चौक 20, भागफल हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, तब तक हमको इसको काटते जाना है, तब तक ये हमारा जो भागफल है या तो ये 5 से छोटा आ जाए या फिर 1 आ जाए। ठीक है। तो 5 से छोटा ये यहाँ पर आ जाना चाहिए, तब तक हम इसको ऐसे ही यहाँ पर भाग देते रहेंगे। अब हमको क्या करना होगा, ये जो जितने भी हमारे भागफल आए हैं ना, 114, 22 और 4, ये जितने भागफल आते हैं इन सभी को आपस में जोड़ देते हैं। तो देखिए, 114 प्लस 22 और प्लस में 4 कितने हो जाएंगे, 4 और 2 6 और 4 10 की 0 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल का 4 और 1 ये 140 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 62। जब 125 गुना 139 गुना 145 गुना 160 गुना 175 को 25 के द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए, इन सब को जब हम 25 के द्वारा विभाजित करेंगे, तो जैसे कि देखिए 25 से 125 जो है पूरा पूरा कट जाएगा। 25 पंजे 125 होता है ना। तो जब ये पूरा पूरा कट जाएगा तो यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा, यहाँ पर शेषफल बच जाएगा 0। ठीक है। आगे गुणा का निशान लगाएंगे और आगे जो भी शेषफल बचेगा हमारा, उसमें हम अगर 0 की गुणा करेंगे, तो 0 एक ऐसी संख्या होती है, अगर इसको ही गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो ये पूरे के पूरे गुणनफल को 0 बना देता है। यानी 25 के द्वारा जब हमने 125 को काटा तो यहाँ पर शेषफल जो है वो शून्य आ गया। और कहीं पर भी अगर गुणनफल में शून्य आ जाए तो वहां पर शेषफल अपने आप में शून्य हो जाता है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 63। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 22, 66 और 27 से घटाने पर प्राप्त संख्या 16 से विभाज्य होती है। तो देखिए, 16 की विभाज्यता का नियम मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि 2 की पावर कितनी होती है, 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 की पावर 4 होती है। अब इस 4 का मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या अगर आपको दी गई होती है ना, उसके बाद के 4 अंक, ये देखिए जैसे कि यहाँ पर दी गई है संख्या 22, 66, 27, तो इसके बाद के जो 4 अंक हो गए, अगर ये बाद के 4 अंक 16 से विभाजित हो जाएंगे तो पूरी संख्या अपने आप में 16 से कट जाएगी। हमको पूरी संख्या को चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, इस संख्या के बाद के 4 अंक क्या है, 66 और 27। अब इसको 16 से भाग देकर देखेंगे क्या ये पूरी तरीके से कटेगी या नहीं। तो 16 से इसको भाग देंगे तो 16 चौका 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64। और कितने बचेंगे, 2 बच जाएंगे। फिर से ये 2 को उतार लेंगे यहाँ पर, तो हो गए 22। तो 16 एकम 16, 16 कितने बच जाएंगे, 12 में से 6 जाकर 6 बच जाएंगे। फिर से 7 का उतार लेंगे तो 16 चौका 64, फिर से 64 आएगा और 7 में से 4 जाकर 3। तो यहाँ पर शेषफल कितना बच गया, 3 बच गया। यानी हमको ये संख्या दी गई है, अगर इस संख्या में से हम 3 को घटा देना तो हमारी जो संख्या आएगी वो पूरी पूरी 16 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे इस संख्या में से घटाएंगे। तो इस संख्या में से हम ये 3 ही घटा देंगे।
अगर ये 3 हम यहाँ पर घटा देंगे ना तो ये संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी 16 से। तो प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 64। जब किसी संख्या को 68 75 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 95 मिलता है। उसी संख्या को 55 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो ऐसे प्रश्नों में जो आपको शेषफल दिया होता है उसी को यहाँ पर संख्या मान लेनी होती है। मान लीजिए वह संख्या हमारी क्या है? 95 है। क्योंकि यहाँ पर शेषफल हमारा 95 दिया गया है ना, तो हमने इसी को यहाँ पर संख्या मान ली। अब उसी संख्या को 55 से भाग देने पर, यानी 55 से इसको हम अगर विभाजित करेंगे, भाई उसी संख्या को कहा है ना इसने, तो वो संख्या हमने तो 95 मान लिया है, तो अब हम 95 को ही तो भाग देंगे इस 55 से। तो 55 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो आपको कुछ नहीं करना, 5 में से 5 जाएगा 0 और 9 में से 5 जाएगा 4। ठीक है, तो शेषफल कितना बच गया हमारा? 40 बच गया। तो प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 65। 65 में क्या कहा गया है? जब एक धनात्मक संख्या n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 मिलता है। 7n को उसी संख्या से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो देखिए, जब शेषफल हमारा कितना है? एक है ना यहाँ पर शेषफल, तो हम उस संख्या को भी 1 मान लेते हैं, यानी n बराबर हमारे क्या हो जाएगा? n वही संख्या है ना, तो n बराबर हमने 1 मान लिया, क्योंकि जो शेषफल होता है उसी को संख्या मान लेते हैं। अब देखिए, 7n को उसी संख्या से विभाजित करना है। किस संख्या से विभाजित करना है? जिस संख्या से हमने पहले विभाजित किया था n को। तो पहले किया था हमने इस 13 से। ठीक है, तो 7n को उसी संख्या यानी 13 से विभाजित करना है और हमको शेषफल बताना है। अब देखिए, n का मान हमने क्या रखना है? यहाँ पर 1 रखना है। तो 7 का n का मान 1 रखेंगे और यहाँ पर 13 से भाग देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 7/13। तो शेषफल कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 66। एक संख्या को जब 465 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 28 रहता है। जब उसी संख्या को 31 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा? तो देखिए, जब उसी संख्या को बोला है ना, तो यहाँ पर शेषफल जो दिया गया है उसी को यहाँ पर हम संख्या मान लेते हैं। तो शेषफल को हमने संख्या मान ली। अब हमारी संख्या क्या हो गई? 28। अब इस 28 को उसी संख्या से भाग देना है। अब इस 28 को किससे भाग देना है? 31 से विभाजित करना है। ठीक है, 31 से अगर हम इसको विभाजित करेंगे तो ये विभाजित नहीं होगा, यानी 28/31 हो जाएगा। और जब हमारा अंश जो होता है वो हर से छोटा होता है ना, तो अंश ही हमारा शेषफल हो जाता है। तो प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 67। 67 में क्या कहा गया है? भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 12 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस तरीके के प्रश्नों को सोल्व करने का एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बार बार बताता हूँ। क्या है वो फॉर्मूला? इसको एक बार फिर से लिखेंगे। भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। ठीक है, ये तो होता है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। अब देखिए, भाजक भागफल का 6 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 12 है तो शेषफल कितना दिया गया है? 12। तो फॉर्मूले में हम यहाँ पर शेषफल की जगह 12 रख लेंगे। ठीक है, अब देखिए, भाजक भागफल का 6 गुना है। भाजक जो है, ये भाजक, ये वाला भाजक, वो शेषफल का कितना गुना है? शेषफल का 5 गुना है। तो 12×5 60 हो जाएगा आपका भाजक, और भागफल का 6 गुना है। अब ये भागफल का 6 गुना है, तो जब ये भागफल का 6 गुना है तो भागफल कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। भाई जब ये भागफल 10 है और 10 का 6 गुना, तभी तो भाजक 6 गुना 60 हो गए। तो 10 6 60। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इस तरीके से। अब देखिए, भाज्य निकाल लीजिए। भाज्य, भाज्य बराबर 60 दहम 600 और प्लस में ये 12। ठीक है, ये हो जाएगा पूरा 612। तो प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 612। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 68।
इसमें क्या कहा गया है, जब एक धनात्मक संख्या n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है। यदि 13n को इसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो इस प्रश्न को आप खुद सोल्व कीजिएगा। मैंने बहुत सारे प्रश्न इस तरीके के आपको करा दिया है। कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा प्रश्न नंबर डालकर, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न नंबर 69 यानी कि 69। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 11 गुना और शेषफल का 22 गुना है। यदि शेषफल 9 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो फिर से वही प्रश्न बन जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जमा शेषफल, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जमा शेषफल, ठीक है। इसी तरीके से तो फॉर्मूला है। अब फॉर्मूले में यहाँ पर पुट कर दीजिए वैल्यू। शेषफल कितना दिया गया है, यहाँ पर 9 दिया गया है, तो शेषफल के स्थान पर हम रख लेंगे यहाँ पर 9 प्लस, ठीक। उसके बाद क्या गया, भाजक भागफल का 11 गुना और शेषफल का 22 गुना है। तो भाजक जो है वो शेषफल का कितना गुना है, 22 गुना। तो 22 नंबर देख लीजिए अब यहाँ पर कितने हो गए, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 और 1 19, यानी कि 22 नंबर 198। ये हो जाएगा आपका भाजक गुना भागफल का 11 गुना है। भाजक भागफल का 11 गुना है। तो ये जब 11 गुना है तो इसको 11 से भाग देकर देख लीजिए, तो जो भी हमारा आएगा वो हमारा भागफल आ जाएगा। तो 11 एकम 11 बच जाएंगे 8 और 11 अठे 88, यानी भागफल हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। तो भागफल हमारा 18 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर भाज्य हम यहाँ पर निकाल लेंगे। यहाँ पर हम इसको इस तरीके के प्रश्न बार बार कर रहे हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए 18 की और 198 की गुणा कीजिए। 8 8 64, इकाई का अंक 4 आएगा और इसमें 9 जोड़ेंगे। 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 1 10 और 3 13, यानी कि इकाई का अंक 13 3 होना चाहिए। तो सभी में यहाँ पर इकाई का अंक 3 है, तो ये हमको यहाँ पर सोल्व ही करना पड़ेगा। तो देखिए 18 अट्ठे 144 होता है, 144 का 4 का हासिल लगे 14, 18 नम्मे 162, 162 और 10 172, 172 और 4 कितने हो जाएंगे, 176, 176 का 6 का हासिल लग गए 17, 18 कम 18 और 17 35 प्लस में 9, ठीक है। अब देखिए 9 और 4 13 का 3 का हासिल लगा 1, 6 और 1 7 और 5 और 3 कितना हो गया आंसर हमारा, 3573 हो जाएगा। तो 3573 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी पर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 70। 70 में क्या पूछा गया है, जब एक संख्या 72 39 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 93 बचता है। जब उसी संख्या को 57 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो 93 बच जाता है ना शेषफल, तो शेषफल को यहाँ पर हम संख्या मान लेंगे 93। 93 वो संख्या हो गई। जब उसी संख्या को 57 से भाग देंगे तो 57 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, 57 एकम 57। अब देखिए 13 में से 7 गए, बच गए 6, यहाँ बच गया 8, 8 में से 5 जाके बच गए 3। तो ये हमारा होगा रिमाइंडर यानी कि शेषफल, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न नंबर 71। 71 में क्या पूछा गया है, भाग के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 14 गुना और शेषफल का 28 गुना है। यदि शेषफल 6 है तो भाज्य क्या होगा। तो ये देखिए बार बार प्रश्न यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पर यूपीएसआई प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्नों को करा रहा हूँ, तो इसलिए आप बोर मत होइएगा कि एक ही जैसे प्रश्न करा रहे हैं। तो इस चैप्टर को तो हम यहाँ पर बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे, लेकिन आने वाले जो हमारे चैप्टर है ना, उसमें मैं क्या करूँगा, एक टाइप का 1 2 प्रश्न लूँगा, उससे ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर नहीं लूँगा। एक टाइप का 1 2 प्रश्न होगा और सभी टाइपों को यहाँ पर कम से कम वीडियो में और कम से कम समय में यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जमा शेषफल, उस फॉर्मूले से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देखें यहाँ पर। अगला प्रश्न क्या है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 9 से 12 से 15 से 18 से 36 से विभाजित किए जाने पर शेषफल 7 रहता है।
अब देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होती है वो होती है 1000। ठीक है। अब इस 1000 में से अगर आप कुछ भी घटा दोगे ना, एक भी घटा दोगे, मान लीजिए एक घटा दिया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? 999 बच जाएगा। तो ये जो 999 है ये 4 अंकों की संख्या नहीं होगी, ये 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। ठीक है। और ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। यानी 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है ना, वो होती है आपकी 1000। तो कितने भी अंकों की आपसे संख्या लिखवा दी जाए, मान लीजिए 10 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको लिखनी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 लिखना है और उसके आगे आपको 9 जीरो लगा देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी आपसे जितने भी अंकों की यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए, आपको 1 लगाना है और जितने अंकों की पूछी गई उससे एक कम यहाँ पर 0 लगा देनी है, तो आपकी वो सबसे छोटी संख्या प्राप्त आप कर लोगे। ठीक है। अब देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1000 होती है। लेकिन हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 9 12 15 18 36 से विभाजित किया जाए। तो क्या हम 9 12 15 18 और 36 का एलसीएम ले लेंगे? क्योंकि अगर जो संख्या 9 से 12 से 15 से 36 से 18 से कटेगी, वो इनके एलसीएम से भी कट जाएगी। तो क्यों ना हम इसको अलग अलग करने के बजाय इसका एलसीएम ही यहाँ पर ले लें। तो देखिए एलसीएम लेने का तरीका देखिए थोड़ा सा, जैसा कि मेरा खुद का तरीका है। 9 12 15 18 और 36 ये है ना। तो देखिए ये तो हो गया 9। इसके अभाज्य गुणनखंड आपको करने होते हैं। तो 4 गुना 3 4 तिया 12, 5 गुना 3 5 तिया 15, 9 गुना 2 9 दूनी 18 और 9 गुना 4 9 चौक 36। अब देखिए हमको यहाँ पर इनमें से क्या कर लेना है? 9 लेना है। ठीक है। 9 ले लिया, अब सभी 9 को काट दो। ठीक है। अब ऊपर दूसरा क्या लेना है? 4 लेना है। ये 4 4 ले लिया हमने, ये 4 भी आ गया हमारे इस 4 में। अब यहाँ पर क्या लेना है? ये 2 तो आ ही गया 4 में, भाई ये 2 जो है वो 4 में मौजूद है। देखिए ये वाला 5 भी हमको यहाँ पर ले लेना है। बच गए ये 3, ये 3 आपके इस 9 में ही आ जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, इसकी गुना कर लीजिए। 5 चौक 20 और 9 दूनी 18 यानी 180 जो होगा इन संख्याओं का एलसीएम आ जाएगा। ठीक है। तो 180 एलसीएम हो जाएगा इनका, हम यहाँ पर लिख लेते हैं 180। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमने क्या लिखी थी? ये लिखी थी 1000। अब इस 1000 को इस 180 से भाग दीजिए, 18 पंजे 90। अब देखिए 18 पंजे 90 यानी कि ये हो जाएगा आपका 900। ठीक है। 900 हो जाएगा ना। अब इसमें से घटाएंगे 0 0 और 10 में से 9 जाकर बच गया 1। अब देखिए ये जो 100 बचा है, अगर ये 100 इस 1000 में से घटा दिया जाए तो हमारी जो संख्या आएगी वो पूरी पूरी 180 से विभाजित हो जाएगी। यानी वो संख्या आपकी 9 से भी विभाजित हो जाएगी, 12 से भी हो जाएगी, 15 से भी, 18 से भी और 36 से भी। क्योंकि जो एलसीएम से विभाजित होगी वो इनसे भी हो जाएगी। लेकिन हमको यहाँ पर 7 भी बचाना है। अब हम क्या करेंगे देखिए, अगर हम इस 1000 में से, भाई हमारा ये 100 ही तो फालतू है, ये हमारा शेष ही तो आया है, ये शेष आया। अगर हम इस शेष को ही संख्या में से हटा दें तो हमारी संख्या पूरी पूरी जो आएगी वो 180 से विभाजित हो जाएगी। तो हम इस 100 को इसमें से घटा रहे हैं। हमारी संख्या क्या थी? सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की 1000 थी ना, इसमें से हमने 100 घटा लिया। अब यहाँ पर कितना बच जाएगा? यहाँ पर 900 बच जाएगा। ठीक है। यानी ये जो 900 होगी वो हमारी 180 से पूरी विभाजित हो जाएगी। और जब 180 से पूरी विभाजित होगी तो वो 9 से भी हो जाएगी विभाजित, 12 से भी विभाजित हो जाएगी, 15 से भी, 18 से भी, 36 से भी। लेकिन आपने गौर किया होगा यहाँ पर ये जो 900 है ये 4 अंकों की संख्या नहीं है। ये ये कितने अंकों की संख्या है? ये 3 अंकों की संख्या है, जबकि हमसे यहाँ पर पूछा है 4 अंकों की संख्या। तो हम इसमें से 100 घटाएंगे ना, तो ये 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। जबकि हमको 3 अंकों की संख्या नहीं लेनी है, हमको 4 अंकों की संख्या लेनी है। तो अब क्या करेंगे? हमारा जो ये 100 शेष फल आया था ना, ये फालतू आया था, ये हमने इसमें से घटाकर संख्या लिया है हम 900। ठीक है। यानी 900 जो है वो हमारी 180 से पूरी पूरी कटती है। अब अगली ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 180 से विभाजित होगी? तो अगली ऐसी संख्या जो होगी उसमें आप 180 जोड़ दीजिए। भाई 900 जो है हमारी वो पूरी 180 से कटती है। इससे अगली कौन सी संख्या होगी जो 180 से कटेगी? आप इसमें 180 जोड़ दीजिए। तो ये संख्या जो आएगी हमारी
ये 1080 ये हमारी पूरी 180 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो 1080 जो है ये हमारी 180 से पूरी पूरी विभाजित होगी, और जब 180 से पूरी विभाजित होगी तो 9 से भी विभाजित हो जाएगी, 12 से भी हो जाएगी, 15 से भी हो जाएगी, 18 से भी हो जाएगी, 36 से भी हो जाएगी। ठीक है, तो इन सभी से यहाँ पर ये हमारी 1080 विभाजित हो जाएगी। अब देखिए प्रश्न में पूछा क्या गया है, जिसे 9, 12, 15, 18, 36 से विभाजित किए जाने पर शेषफल 7 रहता है। अब हमको ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो इन सभी संख्याओं से तो विभाजित हो जाए, साथ में शेषफल 7 भी प्रदान करे। तो देखिए ये 1080 है, ये हमारी इन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगी, तो हमको अगर शेषफल 7 बचाना है तो क्यों ना हम इसमें 7 जोड़ दें। जब इसमें हम 7 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 1087। अब ये 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या बन गई जो 9 से, 12 से, 15 से, 18 से, 36 से पूरी तरीके से विभाजित होती है, और विभाजित होने के बाद 7 शेषफल छोड़ती है। ठीक है, तो प्रश्न का हमारा सही जवाब जो हो जाएगा वो 1087 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 73। 1610 में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब भी आपसे गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो जो आपको संख्या दी गई होती है ना उसके आपको फैक्टर कर लेने होते हैं। अब आप फैक्टर कई तरीकों से कर सकते हैं, शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कराई है, और आप अपने बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे कि देखिए 2 अट्ठे 16, फिर यहाँ पर 2 पंजे 10। ठीक है, उसके बाद फिर से इसको काटेंगे हम 5 से, 5 एकम 5 बच गए 3, 5 छंग 30 और 5 एकम 5। ठीक है, उसके बाद काटेंगे इसको हम 7 से, 7 दूनी 14, बच गए 2, 7 तिया 21। ठीक है, अब ये हो जाएगी टोटल 23 से। ठीक है, तो ये हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए 2 की पावर 1 गुने 5 की पावर 1 गुने 7 की पावर 1 गुने 23 की पावर 1, ये हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। तो आपको जब भी गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो दी गई संख्या के आपको अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं और उनकी पावर लगा लेनी है। अब देखिए जब भी हमसे गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो जो हमारी पावर होती है ना उनमें हमको एक एक ऐड कर देना है। एक इसमें जोड़ देंगे, एक इसमें जोड़ देंगे, एक इस पावर में जोड़ देंगे, एक इस पावर में जोड़ देंगे, यानी जो भी आपको घात दी गई होती है उन घात में एक एक जोड़ देना होता है। अब देखिए जब इनमें हमने एक एक जोड़ा तो ये हमारी घात कितनी होगी भाई, एक और एक कितनी हो गई, दो। ठीक है, हमको यहाँ पर घात लिखनी होती है बस, गुना एक और एक कितनी हो गई, दो, फिर से यहाँ पर दो लिख देंगे, गुना ये देखिए 7 की पावर जो एक थी ना, एक इसमें हमने अपनी तरफ से ऐड कर दी तो हो गई कितनी, दो। ठीक है, गुना 23 की पावर एक थी, एक हमने अपनी तरफ से ऐड कर दी तो हो गई कितनी, दो। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो 1610 में गुणनखंडों की जो संख्या होगी ना वो कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ठीक है, तो प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 में क्या पूछा गया है, किसी संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल 5 रहता है, इसी संख्या के वर्ग को 15 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो शेषफल को यहाँ पर संख्या मान लेनी होती है, और संख्या जो हमारी हो गई अब 5 हो गई। अब देखिए इसी संख्या के वर्ग को, यानी हमने संख्या जो मानी है वो 5 मानी है, तो इसी 5 के वर्ग को, यानी कि इसी संख्या के वर्ग को, यानी कि इसी 5 के वर्ग को अब क्या करना है, 5 का वर्ग कर देना है। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, यानी इसी संख्या के वर्ग यानी 25 को 15 से विभाजित करना है और शेषफल हमको बताना है। ठीक है, तो शेषफल कितना आ जाएगा हमारा, 10 आ जाएगा। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 75। 910 तक कितनी संख्याएं 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। तो ऐसा प्रश्न मैंने आपको पहले भी करा था, जब भी आपसे 3 और 5 या इस तरीके से आपको दो संख्या यहाँ पर दी जाए तो दोनों से विभाज्य जब भी आपसे पूछे तो आपको इन दोनों संख्याओं का यहाँ पर एलसीएम ले लेना है। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 और 5 का एलसीएम आपका हो जाएगा 15। अब देखिए 910 तक, 910 तक है ना, तो 910 को आपको इसके एलसीएम से भाग देना है, तो 15 छिका 90, कितना बच गया, एक। आगे उतार ली जीरो, यहाँ पर 10 हो गया तो इस पर आगे मारनी चलेगी नहीं तो यहाँ पर जीरो लगा देंगे, तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 60।
यानी 910 तक जो संख्याएं है 3 और 5 दोनों से विभाज्य होने वाली वो कितनी है, 60 संख्याएं हैं। तो प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 60 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 76। 3 अंकों वाली उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 7 से विभाजित करने पर 5 शेषफल बचता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखते हैं 3 अंकों वाली में सभी संख्याएं जो 7 से विभाजित हो जाती है। तो देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 100। तो या तो इस 100 को हम देखेंगे या इस 100 के आसपास ऐसी संख्या देखेंगे जो 7 से विभाजित हो जाए। तो 100 तो हमारी 7 से विभाजित नहीं होगी, तो अब हम यहाँ पर लेते हैं 103। ठीक है, 103। अब देखिए 103 जो है इसको जब हम 7 से विभाजित करेंगे तो 7 एकम 7, कितने बच गए, 3 बच गए, उतार लिया 3 का। और 7 चौक 28, 20 राट 28। अब देखिए कितने बच जाएंगे, 5 शेषफल बच जाएंगे। अब देखिए जो हमारे प्रश्न में जो कंडीशन दी गई है ना कि 3 अंकों वाली उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 7 से विभाजित करने पर 5 शेषफल बचता है। तो देखिए हमने इस 103 संख्या को 7 से विभाजित किया और हमारा शेषफल 5 बच गया। ठीक है, यानी जो हमारी सबसे पहली संख्या आएगी ना वो आ जाएगी हमारी 103। अब हमको कुछ नहीं करना है, इसमें बस साथ साथ ऐड करते जाना है। 103 तो हमारी ये हो गई, प्लस जब हम इसमें 7 ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 110। तो पहली संख्या हमारी जो 7 से विभाजित होगी और 5 शेषफल देगी वो हो जाएगी 103। दूसरी संख्या हमारी जो 7 से विभाजित होगी और 5 शेषफल देगी वो हो जाएगी 110। ठीक है, तो ऐसे ही करते करते हमको सबसे अंतिम वाली देखनी है 3 अंकों की। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999 होती है। ठीक है, तो अब इसको भाग देकर देखिएगा 7 से, क्या 5 शेषफल बचता है कि नहीं। तो 7 से इसको भाग देंगे, 7 एकम 7, कितने बच गए, 2, उतार लिया 9 का, 7 चौक 28, 28 बच गए, बच गया 1, उतार लिया 9 का, और 7 दूनी 14, 14। अब 9 में से 4 जाके कितने गए, 5। तो देखिए ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई, यानी 3 अंकों की ये संख्या है 999, एक 3 अंकों की संख्या है। जब हमने इसको 7 से विभाजित किया तो शेषफल हमारा कितना बच गया, 5 शेषफल बच गया, जो कि हमें एक्चुअल में चाहिए था। ठीक है, यानी अब हमारी क्या हो गई अंतिम संख्या, अंतिम संख्या जो होगी हमारी 3 अंकों की सबसे बड़ी वो हो जाएगी 999। हम इसको 999 को यहाँ पर लिख देते हैं, 999। ठीक है, तो ये एक सीरीज बन गई है 103, इसमें 7 का अंतर है, फिर 110 से आगे 117 आएगा उसमें 7 का अंतर होगा, फिर ऐसे ही होता होता जाएगा। तो यहाँ पर सारो अंतर जो होगा 7 का हो जाएगा, ये हमारी समांतर श्रेणी बन गई। अब हमको क्या करना है, इस समांतर श्रेणी में हमको ये ज्ञात करना है कि इसमें कुल पद कितने हैं। ठीक है, यानी कुल पद इसमें कितने हैं। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो जो हमारी अंतिम संख्या और पहली संख्या होती है ना इसको आपस में घटा लेना होता है। कैसे, देखिए 999 में से अंतिम पद क्या है हमारा, 999, 999 में से हमको 103 घटाना है। ठीक है, यानी कि अंतिम पद माइनस पहला पद बटे में सार्वंतर। सार्वंतर क्या है, जो हमारी सीरीज में अंतर होता है भाई, 103 है उसके बाद 110 है, इन दोनों के बीच जो अंतर होगा वही सार्वंतर होता है। तो सार्वंतर हो गया हमारा 7, और प्लस में हमको 1 ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हमारी जो संख्या निकल कर आ जाएगी वो इस सीरीज में टोटल पदों की संख्या निकल कर आएगी। अब देखिए 9 में से 3 जाकर कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, उसके बाद 9 बच जाएगा, उसके बाद 9 में से 1 जाकर कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, बटे में 7 प्लस 1। अब देखिए इसको काटिए, 7 एकम 7, बच गया 1, 7 दूनी 14, बच गए 5, और 7 8 56। ठीक है, यानी ये 128 बार कट जाएगा और प्लस में इसमें 1 ऐड कर देना है। तो टोटल पदों की संख्या जो होगी वो 129 होगी। जो हमारी ये सीरीज दी गई है ना 103, 110 और ऐसे डॉट 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 999 तक, इसमें जो टोटल पदों की संख्या है वो 129 है। ठीक है, ये आप इसको लिख लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। तो टोटल पद कितने हो गए यहाँ पर, 129 टोटल पद हो गए। अब हमको क्या करना है, इस समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। तो कैसे योग ज्ञात करेंगे, तो n/2 फॉर्मूला लिख लीजिए, n/2 पहला पद
पहला पद प्लस में अंतिम पद। ठीक है, ये हमारा इसका हो जाएगा क्या, इसका योग ज्ञात करने का एक फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, n/2 पहला पद प्लस में अंतिम पद। इसका एक और फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये वाला भी आपका एक फॉर्मूला होता है, लेकिन हम इससे कर लेंगे। ये फॉर्मूला तब लग जाता है जब हमारे पास पदों की संख्या होती है। अब देखिए पदों की संख्या कितनी है, यानी n का मतलब मान क्या हो जाएगा, पदों की संख्या। तो n का मान लिख देंगे यहाँ पर 129, 129 बटे में 2। फिर यहाँ पर पहला पद क्या है 103 प्लस में अंतिम पद क्या है 999। ठीक है, अब इनको जोड़ दीजिए तो इनका योग कितना हो जाएगा, यहाँ पर इनका योग हो जाएगा यहाँ पर 1102। ठीक है, कितना हो जाएगा 1102, और यहाँ पर 129 बटे में 2, ये ऐसे रहेगा और गुणा का निशान लगा देंगे। अब देखिए इसको 2 से काटेंगे, 2 पंजे 129 गुना 2 पंजे 10, बच गया 1, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2। तो ये हो गया हमारा एक गुणनफल। अब इनकी गुना करके हम फाइनल उत्तर अपना निकाल लेंगे। तो देखिए हम इकाई के अंक से भी यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका इकाई का अंक क्या है, यहाँ पर 129 में इकाई का अंक है 9 और 551 में इकाई का अंक है 1। तो 9 की जब 1 में गुना होगी तो 9 एकम 9, इकाई का अंक क्या आएगा 9 आएगा। तो 9 देख लीजिए किस ऑप्शन में इकाई का अंक है, इसमें 2 है, इसमें 6 है, इसमें 0 है, इसमें 9 है। तो ऑप्शन डी में है यहाँ पर इकाई का अंक 9 है। तो आप यूनिट डिजिट के कंसेप्ट से इसको बहुत जल्दी सोल्व कर लेंगे। अगर कई ऑप्शनों में आपका इकाई का अंक 9 मिल जाता है तब आपको इसकी पूरी गुणा करनी होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, प्रश्न नंबर 77। प्रश्न 77 में क्या है, निम्न में से कौन सा 11 से विभाज्य है। तो 11 का नियम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अल्टरनेट सीरीज बनाइए। देखिए ऐसे अल्टरनेट सीरीज बनाइए इस तरीके से, और जो अल्टरनेट सीरीज बनेगी ना, इनके अंतर जो होगा या तो वो 0 होना चाहिए या वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो वो संख्या आपकी 11 से विभाजित हो जाती है। आप इसको खुद करके देखिएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 78, 15,620 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो शून्यों की संख्या ज्ञात करने के मैं आपको कई प्रश्न करा चुका हूं, तो इस प्रश्न को भी आपको कर लेना है खुद ही। ठीक है, इसके लिए मैं हिंट दे देता हूं, आपको 5 से इसको भाग देना है और जो भागफल आए उसको फिर से भाग देना है। ठीक है, तो फाइनल में जो आपके सारे भागफल आ जाएंगे उनको आपस में जोड़ लेना है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी कई प्रश्न इस तरीके के करा दिए हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 79, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10, 15, 20, 25 और 30 से विभाजित करने पर शेषफल 9 रहता है। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जो संख्या दी गई है 10, 15, 20, 25, 30, इनका हमको यहाँ पर एलसीएम लेना है। ठीक है, इनका एलसीएम देखिए कितना होगा, 10, 15, 20, 25 और 30, इनका एलसीएम हो जाएगा आपका 25 चौका 100 और 100 या 300, इनका एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा आपका 300। ठीक है, आपको इनका एलसीएम अपने तरीके से ले लेना है, मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिया है। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा इनका 300। अब हमको क्या करना है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी गई है ना, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, ये होती है 1000। ठीक है, अब इस 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को हमको इस एलसीएम से भाग करना है। तो एलसीएम से इसको भाग करेंगे तो 300 तिया कितने होते हैं 900 हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गए 900। कितना शेषफल बच जाएगा, यहाँ पर 100 शेषफल बच जाएगा। यानी शेष जो है 100 ये फालतू है। अगर 3 अंकों की ये संख्या है ना 1000, अगर इस 1000 में से इस 100 को घटा दे तो हमारे पास वो संख्या आ जाएगी जो आपकी 300 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। तो जब इसमें से हम ये शेषफल घटा देंगे ना संख्या में से, तो यहाँ पर हमारा कितना बच जाएगा 900 बच जाएगा। यानी आपकी 900 वो संख्या है जो आपकी 10, 15, 20, 25 और 30 से विभाजित होती है, क्योंकि जो इनके एलसीएम से विभाजित होगी वो इनसे भी विभाजित हो जाएगी। तो इस तरीके से तो हमारा सही जवाब ये 900 आना चाहिए था, लेकिन 900 सही जवाब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी गई है, लेकिन 900 जो है ये अपने आप में 3 अंकों की संख्या हो गई है। देखिए इसमें 3 अंक है, 2 जीरो है और एक 9 है। तो 3 अंकों की तो हमसे नहीं पूछा है, हमसे पूछा है 4 अंकों की। तो 4 अंकों की कैसे बनाएंगे, अब देखिए
जो 900 है ये आपकी 300 से विभाजित होती है, तो अगली कौन सी संख्या होगी जो 300 से विभाजित होगी? यानी एक तो संख्या हमारी ये निकल कर आई 900, 900 जो है ये हमारी 300 से विभाजित होती है, तो 900 से अगली वह संख्या कौन सी होगी जो 300 से विभाजित होगी? तो वह संख्या अगली हो जाएगी आपकी, इसमें 300 और जोड़ दीजिए। 300 जोड़ने पर हमारी जो संख्या आ जाएगी वो हो जाएगी 1200। 1200 वह संख्या है जो हमारी 300 से विभाजित होती है पूरी पूरी। और जब 300 से विभाजित होती है तो 10 से भी विभाजित होगी, 15 से भी होगी, 20 से भी, 25 से भी और 30 से भी, ये 1200 संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो अब हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसे 10, 15, 20, 25, 30 से विभाजित करने पर शेषफल 9 बचना है। तो हमको यहाँ पर ये 1200 जो हमने निकाला है ना, हमको इसमें ऐसी संख्या बनानी है इसको, ताकि हमारा जो शेषफल है वो 9 बचे। ठीक है, यानी इस 300 से भाग देने पर शेषफल हमारा 9 बचना चाहिए। तो जब हम इसमें यहाँ पर 9 और ऐड कर देंगे, भाई अगर शेषफल 9 बचाना है ना तो हम इसमें 9 जोड़ देंगे। तो देखिए 0, 12, यानी कि 1209 वह संख्या हो जाएगी 4 अंकों की सबसे छोटी, जो 10, 15, 20, 25 और 30 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी और साथ में आपको 9 शेषफल भी दे देगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 80। प्रश्न 80 में यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है। जब 129, 143, 149, 164, 179 के गुणनफल को 29 से भाग दिया जाता है तो शेषफल ज्ञात करना है। तो हमको यहाँ पर शेषफल ज्ञात करना होता है। तो देखिए 129 को 29 से विभाजित करने पर जो शेषफल बचेगा वो हमारा बच जाएगा 13। ठीक है, आप इसको काट कर देख लीजिएगा, ये इसका जो शेषफल बचेगा वो 13 ही बचेगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं 143 को। 143 को जब हम 29 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? शेषफल बच जाएगा आपका 27 शेषफल बचेगा। ठीक है, 27। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पर 149 को, जब 149 को 29 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? तो शेषफल बच जाएगा हमारा 4। फिर उसके बाद यहाँ पर 164 संख्या है, 164 को 29 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? 164 को जब 29 से भाग देंगे तो शेषफल 19 बच जाएगा। फिर उसके बाद क्या बच गई है? 179 संख्या बची है, इसको जब हम 29 से भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा जो शेषफल बचेगा वो 5 शेषफल बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास शेषफल क्या क्या बचा है। पहली संख्या को भाग देने पर 13 बचा है, फिर 27 बचा है, फिर 4 बचा है, फिर 19 शेषफल बचा है और फिर 5 शेषफल बचा है। ठीक है, अब इन शेषफलों को फिर से लिख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर 13 गुना 27 गुना 4 गुना 19 और गुना 5। ठीक है, अब इनको फिर से हमको 29 से भाग देना है और शेषफल निकालना है। तो देखिए 13 और 27 की गुणा आपस में करेंगे तो कितना आएगा? तो 13 की और 27 की जब आपस में गुणा करेंगे ना तो यहाँ पर हमारा 351 आ जाएगा। ठीक है, 351 आएगा। अब इस 351 को हम फिर से 29 से भाग दे देंगे। जब इसको 29 से भाग देंगे तो देखिए 29 एकम 29 और कितना बच गया यहाँ पर? 15 में से 9 जाकर बच जाएगा 6 और फिर आगे 1 रह गया है, तो 29 दूनी 58, 58 कितने शेषफल बच जाएगा? 3 शेषफल बच जाएगा। यानी 351 को 29 से भाग देने पर शेषफल कितना बच गया? हमारा 3 बच गया। मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। अब देखिए इन दोनों के गुणनफल को, 13 के और 27 के गुणनफल को जब हमने 29 से भाग दिया तो शेषफल कितना बचेगा? 3 बच गया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बचा है? आगे बचा है 4, 19 और 5। अब देखिए 19 पंजे 95 होता है ना, इन दोनों को देखिए अभी, ये देखिए 19 और 5 इनका गुणनफल देखिए 19 पंजे 95। जब इस 95 को हम 29 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 29 तिया कितने होते हैं? 87 होते हैं। ठीक है, 87 होते हैं नहीं, तो 15 में से 7 जाएंगे 8 बचेंगे, तो शेषफल यहाँ पर कितना बच गया? 8 बच गया। तो इस 8 को फिर से यहाँ पर लिख लीजिए। फिर यहाँ पर क्या बच गया? हमारा 4 बच गया है। ठीक है, ये 4 बचा है ना, इसको यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए 3 चौक 12 और 12 अट्ठे 96, इनका गुणनफल कितना आएगा? इसको यहाँ पर 29 से ही भाग देना है। ठीक है, अब देखिए 3 चौक 12, 12 अट्ठी 96, इनका गुणनफल आएगा आपका 96। 96 को जब हम यहाँ पर 29 से भाग देंगे तो 29 तिया 87 और कितना यहाँ पर शेषफल बच जाएगा? शेषफल बच जाएगा हमारा 9। ठीक है, ये हो गया 9। इस तरीके से आप एक एक करके सबको भाग दीजिएगा, जो भी आपका रिमाइंडर आए उनके आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा और फाइनल आंसर पर आप पहुंच जाइएगा।
तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 9 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 81। दो संख्याओं के बीच का अंतर 4002 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल और शेषफल क्रम से 34 और 9 होता है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए दो संख्याओं का अंतर, मान लीजिए दोनों संख्या जो है x और y है, दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है, 4002 है। ठीक है, अब यहाँ पर x का मान अगर हम निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 4002 प्लस के y। ठीक है, ये हो जाएगा x का मान। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, उसी फॉर्मूले को यहाँ पर लिखना है, भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और जमा शेषफल। ठीक है, यही तो होता है फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 4002 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल और शेषफल क्रम से 34 और 9 होता है। तो शेषफल कितना होता है, 9 होता है, और भागफल कितना होता है, 34 होता है। तो देखिए बड़ी संख्या को छोटी संख्या से हम भाग देंगे। बड़ी संख्या हमने क्या मानी है, x मानी है। ठीक है, x को जब छोटी संख्या y से भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा, भागफल आएगा आपका 34, जो कि आपके प्रश्न में दिया गया है। यानी ये भागफल आपका 34 आ जाएगा और शेषफल आपका ये 9 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए हमको इस फॉर्मूले में इन वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है। शेषफल कितना है हमारा, शेषफल है हमारा यहाँ पर 9, तो शेषफल की जगह हम रख देंगे यहाँ पर 9 प्लस भागफल कितना है, भागफल है हमारा यहाँ पर 34। ठीक है, 34 गुणा भाजक कितना है यहाँ पर हमारा, भाजक ये होता है y, तो भाजक हो जाएगा y, और भाज्य क्या है हमारा, भाज्य हमारा हो जाएगा x। ठीक है, अब ये देखिए इसको हम यहाँ पर हल करेंगे, x बराबर 34y प्लस के 9 हो गया। अब देखिए इस x का मान यहाँ पर, ये जो x है इस x का मान हम यहाँ पर रख देंगे क्या, देखिए x बराबर क्या है यहाँ पर ऊपर देखिए x बराबर 4002 प्लस y है ना, तो हम इस x की जगह क्या रख देंगे, 4002 प्लस y। ठीक है, x का मान हमने यहाँ पर रख दिया 4002 प्लस के y, हो गया बराबर कितना है यहाँ पर है 34y प्लस के 9। ठीक है, अब देखिए ये y उधर जाकर माइनस हो जाएगा और ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, अब देखिए यहाँ पर ये तो हो जाएगा आपका 33y बराबर, और ये 9 इसमें से जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 3993। ठीक है, 3993 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर हमको y की वैल्यू निकाल लेनी है। अब देखिए y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y की वैल्यू हम इसको देखे ऐसे निकालेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए 3993, इसको हमको भाग देना है 33 से। ठीक है, 33 से, तो 33 एकम 33, बच गई कितने 6, उतार लिया 9 का, 33 दूनी 66, ये हो जाएगा 66। यहाँ पर कितने बच गए, यहाँ पर 3 बच गए और फिर उतार लिया 3 का, तो 33 एकम 33। ठीक है, यानी हमारे पास जो y की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, y बराबर हो गया है 121, y बराबर 121 है ना। अब यहाँ पर बड़ी संख्या हमसे पूछी गई है, देखिए प्रश्न में बड़ी संख्या पूछी गई है, और बड़ी संख्या हमने क्या मानी थी, बड़ी संख्या हमने मानी थी x। ठीक है, x ही मानी थी ना। अब देखिए इसको यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, ये देखिए x का मान हमको निकालना है, यानी कि बड़ी संख्या निकालनी है, तो देखिए x बराबर 4002 प्लस के y। ठीक है, अब देखिए x का मान यानी कि बड़ी संख्या हमको निकालना है, तो 4002 में y का मान रख दीजिए, y का मान क्या है यहाँ पर 121 है, तो 121 रख दीजिए। ठीक है, अब कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए
तो x का मान यहाँ पर हो जाएगा 4123। ठीक है, 4123 हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 82। 600 तक कितनी संख्याएं ऐसी है जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य है। तो देखिए, जब भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको जो संख्या दी गई होती है ना, ये 3 और 7, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है और इनके एलसीएम से दी गई संख्या को विभाजित करना है। तो 600 तक पूछनी है ना हमें, तो 3 का और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा। तो 21 से जो आपको संख्या दी गई है, यानी जितने तक पूछा है उसको यहाँ पर भाग दे लेंगे। 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, कितना बच जाएगा, यहाँ पर भाग दे लीजिए, आसान हो जाएगा। 21 से कट जाएगा, 21 दूनी 42 और 10 में से 2 जाके 8 बचेगा और यहाँ 18 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए 21 अट्ठे कितना होता है, 21 अट्ठे यानी कि 21 अट्ठे होता है 168। 168, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा और 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा। रिमाइंडर हमारा इससे 21 से छोटा आ गया, यानी ये शेष हो गया। और जो पूरा पूरा भाग होता है ना, वो हमारा उत्तर होता है। तो पूरा पूरा विभाजित कितनी बार हुआ है, 28 बार हुआ है। यहाँ पर देखिए 28 बार हुआ है। तो प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 28। 600 तक 3 और 7 दोनों से विभाजित होने वाली जो संख्या है वो 28 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 83। 44,100 में गुणनखंडों की संख्या यहाँ पर हमको बतानी है। तो देखिए, इसके हमको अभाज्य गुणनखंड करने हैं सबसे पहले। तो देखिए 441, 441 और गुणा 100, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो 441 और इसमें से 100 अलग निकाल लिया। अब 441 किसका वर्ग होता है, 21 का वर्ग होता है। आपको पता होगा 21 का वर्ग होता है ना 441। और यहाँ पर ये जो होता है 25 गुना 4, यानी कि 25 चौका 100, ये हो जाएगा। अब 21 को देखें यहाँ पर, 7 का वर्ग और गुना 3 का वर्ग। ठीक है, 7 या 21 होते हैं ना, तो 7 का वर्ग अलग हो जाएगा, 3 का वर्ग अलग हो जाएगा। और यहाँ पर 5 का ये वर्ग हो जाएगा 25 और यहाँ पर ये 2 का वर्ग हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए हमने इनके यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर लिए। एक बार मैं इनको अच्छे से सेट कर लेता हूँ, यानी कि 2 की पावर 2 हो गई, फिर यहाँ पर 3 की पावर 2 हो गई, फिर यहाँ पर 5 की पावर 2 हो गई और यहाँ पर 7 की पावर 2 हो गई। ठीक है, अब इनमें हमको क्या करना है, सभी के नीचे देखिए जो बेस होता है हमारा, ये हमारा अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अब ये सभी अभाज्य संख्या हो गई है। अब इनकी जो पावर होती है उनमें हमको यहाँ पर एक एक जोड़ देना होता है। अब देखिए यहाँ पर 2 की पावर 2 है तो इसमें हम 1 जोड़ देंगे, 3 की पावर 2 है तो इस 2 पावर में हम 1 जोड़ देंगे, 5 की पावर 2 है तो इस पावर में हम यहाँ पर 1 जोड़ देंगे, 7 की घात 2 है तो इसमें हम 1 घात और जोड़ देंगे। अब देखिए जो घात यहाँ पर जुड़कर आई है इनको हमको यहाँ पर लिखना है। तो 2 और 1 कितनी होती है, 3, पावर को लिखना है सिर्फ। तो यहाँ पर देखिए पावर 2 और 1 3 ये हो जाएगी, गुणा करते जाइए। फिर उसके बाद 2 और 1 3 ये हो जाएगी, गुणा करते जाइए, और 2 और 1 3 ये हो जाएगी। ठीक है, अब इनके आपस में गुणा कर लीजिए, 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 81। 44,100 में गुणनखंडों की जो संख्या होगी वो 81 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 84। जब एक धनात्मक संख्या 2n को 11 से विभाजित किए जाने पर शेषफल 8 रहता है, तो 24n को उसी भाजक से विभाजित किए जाने पर शेषफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हमको n का मान निकालेंगे सबसे पहले। तो देखिए जब एक धनात्मक संख्या 2n, यानी कि एक संख्या है हमारी 2n, इसको जब 11 से विभाजित किया जाता है, यानी 11 से जब इसको विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमारा 8 रहता है। शेषफल हम यहीं तो लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम इसका जो भागफल मान लेंगे ना, वो 1 मान लीजिए अपनी तरफ से। अब इसकी इसकी और इसकी आपस में गुणा कीजिए और इस शेषफल को जोड़ दीजिए। तो देखिए 11 गुणा 1 प्लस हमारा हो जाएगा शेषफल, इसमें जोड़ देंगे और बराबर ये किसके आ जाता है, 2n, यानी ये भाज्य के बराबर आ जाता है। ये वही फॉर्मूला है, मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणा भागफल, भागफल जमा शेषफल। ठीक है, ये वही फॉर्मूला है, मैंने वहां पर थोड़ा शॉर्ट में कर दिया है। अब देखिए जब एक धनात्मक संख्या 2n को 11 से विभाजित किया जाता है, यानी जिसको विभाजित किया जाता है वो क्या होता है, भाज्य होता है। तो भाज्य के स्थान पर हम क्या रख लेंगे, यहाँ पर 2n रख लेंगे। ठीक है, 2n हमने रख लिया। और भाजक जो होता है जिससे हम भाग देते हैं, तो भाजक की जगह हमने 11 रख लिया।
और भागफल जो होता है ये होता है भागफल, ठीक है। अब भागफल हमने यहाँ पर अपनी तरफ से 1 मान लिया, ठीक है, और इसमें हमको शेषफल जोड़ देना है ये 8। अब देखिए यहाँ पर 2n बराबर कितना हो जाएगा, 11 एकम 11 और 8 यहाँ पर हो जाएगा 19, ठीक है। अब n का मान कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 19/2, ठीक है। n का मान हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब देखिए आगे प्रश्न में क्या कहा गया है, 24n को उसी भाजक से विभाजित करना है। तो देखिए 24n को किस भाजक से विभाजित करना है, जो पहले भाजक था हमारा, यानी इस 11 से विभाजित करना है। अब देखिए इसमें हमको यहाँ पर n का मान रखना है, तो 24 की जगह तो 24 रहेगा। n का मान हमारा क्या आया है, n का मान आया है 19/2, 19/2, ठीक है। और इसको हमको भाग देना है 11 से। अब देखिए इस 2 से ये 24 कट जाएगा 12 बार, ठीक है। अब 12 की और 19 की गुणा देखिए कितनी आएगी, 19 दूनी 38 और 19 एकम 19, 20, 21, 22, तो ये हो गया हमारा 228। 12 की देखिए ये 12 और ये 19 है ना, इनकी गुना हो गई यहाँ पर 228, और इसको हमको भाग देना है 11 से और शेषफल बताना है। तो देखिए 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, पूरा 20 बार कट जाएगा और शेषफल हमारा यहाँ पर 8 बच जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 85, 985 की घात 133 को 29 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस संख्या को पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 985 इसकी पावर है 133, इसको भाग देना है 29 से, ठीक है। तो देखिए इस संख्या को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 986 माइनस 1, ठीक है। 985 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 986 माइनस 1, भाई 986 में से एक जाएगा तो 985 लिखा हुआ है ये, ऐसे मान लीजिए। इसकी घात हो जाएगी यहाँ पर 133। अब इसको भाग देना है हमको 29 से, ठीक है। अब देखिए 29 की गुणा अगर 34 में करेंगे, देखिए 29 इसकी गुणा अगर हम 34 में करेंगे तो हमारा गुणनफल क्या आएगा, देखिए 4 नम 36 और 4 दूनी 8, 9 10 11। अब देखिए 3 नम 27, 3 दूनी 6, 7 8, 6 7 और 1 8, 8 और 1 9, 986 आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ पर 29 से 986 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, क्योंकि भाई 29 का मल्टीपल ही तो है यहाँ पर 986, तो 29 से 986 पूरा विभाजित हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ पर बच जाएगा आपका यहाँ पर -1, इसकी घात हो जाएगी यहाँ पर 133, और इसको भाग देना है 29 से, ठीक है। अब यहाँ पर -1 क्यों बचा है ये, क्योंकि जब हम 29 से 986 को भाग देंगे तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ पर जो शेषफल बचेगा वो 0 बचेगा। अब 0 बच गया है और यहाँ पर अंदर में क्या बच गया है, -1 बच गया है, -1 की घात 133 बच गया है। अब देखिए जब भी आपको माइनस के अंदर कोई संख्या दी गई होती है और उसकी घात अगर विषम होती है तो संख्या अपने आप में नेगेटिव में आएगी, और अगर आपको कोई संख्या माइनस में दी गई है और उसकी घात अगर सम होती है तो संख्या अपने आप में पॉजिटिव आएगी। अब देखिए -1 की घात कितनी है, यहाँ पर विषम है, इसका मतलब जो हमारा इसका मान आएगा ना -1 की घात 133 का, वो हमारा -1 ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर घात सम होती तो यहाँ पर ये -1 नहीं आता, फिर आता आपका ये प्लस का 1। अब इस -1 को 29 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या आया है, -1 आया है। लेकिन जो रिमाइंडर होता है हमारा शेषफल होता है वो कभी भी माइनस में नहीं होता। तो जब वो माइनस में नहीं होता है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, जो आपका हर दिया गया होता है ना, उस हर में से उस अंश को घटा देंगे, यानी हर में से ये -1 कम कर देंगे और यहाँ पर जो हमारा बच जाएगा वो आ जाएगा 28। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो 28 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 86, जब आप 100 से 1000 के बीच गिनती करते हैं तो 5 अंक कितनी बार आएगा। तो देखिए इस तरीके का प्रश्न मैंने आपको कई बार करा दिया है, आप पीछे जाकर वीडियो में देखेंगे ना तो उनका मैंने बहुत अच्छे से सॉल्यूशन करा दिया है। वैसे इसका आंसर मैं आपको बता दूं 280 आएगा। तो आपसे अगर 100 से 1000 के बीच गिनती करने पर कोई भी अंक कितनी बार आता है, कोई सा भी अंक पूछ ले तो आपको सीधा सीधा जवाब यहाँ पर 280 ही देना है, क्योंकि सभी का जवाब यहाँ पर 280 ही आएगा, ठीक है। कैसे आएगा, इसके लिए मैंने प्रॉपर 3 से 4 बार ये क्वेश्चन करा दिया है, आप पीछे वीडियो करके देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 87, 1680 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 1680 के गुणनखंड करने हैं, तो देखिए 1680 इसको हम अपने तरीके से करेंगे।
दो अट्ठे 16, दो चौक 8 और दो चौक 8, दो दूनी 4 0। फिर से यहाँ पर दो, दो दूनी 4, दो एकम 2 और दो एकम 2 और दो पंजे 10। ठीक है, अब इसको 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब इसको 3 से काटिए, 3 सते 21। अब इसको 7 से काटिए, 7 एकम 7। तो हमारे जो गुणनखंड आ गए हैं वो आ गए हैं, ये देखिए, दो कितनी बार आया है, 1 2 3 4। तो यानी कि दो जो आया है वो 4 बार आया है, यानी 2 की पावर 4 कर देंगे गुना। 5 कितनी बार आया है, 5 आया है एक बार, तो 5 की पावर 1 कर देंगे। 3 कितनी बार आया है, 3 आया है एक बार, तो 3 की पावर 1 कर देंगे। और 7 कितनी बार आया है, 7 आया है एक बार, तो 7 की पावर 1 कर देंगे। अब देखिए, जब भी हमसे गुणनखंडों की संख्या पूछी जाती है तो जो पावर होती है उसमें हमको यहाँ पर एक एक जोड़ देना होता है। तो यहाँ पर 2 की पावर 4 है तो इस पावर 4 में हम एक जोड़ देंगे। 5 की पावर 1 है तो इस एक पावर में एक और जोड़ देंगे। 3 की पावर 1 है तो इस पावर में एक और जोड़ देंगे। और 7 की पावर 1 है तो इसमें एक और जोड़ देंगे। अब ये जोड़कर आया है हमारा, इसको हमको लिखना है। 4 और 1 कितने होते हैं, 5। बस पावर को लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, नीचे का नहीं लिखना है, सिर्फ पावर को लिखना है। 4 और 1 5 गुना 1 और 1 2 गुना 1 और 1 2 गुना 1 और 1 2। ठीक है, अब इनके आपस में गुना कर लीजिए। 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40। ठीक है, तो हमारा इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40 गुणनखंड इस संख्या में यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, प्रश्न नंबर 88। प्रश्न 88 में देखिए क्या पूछा गया है, 989 की घात 129 को 33 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसको ऐसे ही उतार लेते हैं, 989 की घात 129 को 33 से विभाजित करना है और हमको शेषफल बताना है। देखिए इस संख्या को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 990 माइनस 1, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 989 को। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, इसकी घात 129 बना दीजिए और इसको 33 से विभाजित कर दीजिए। अब देखिए 33 की गुणा अगर हम 30 में करेंगे तो 990 आएगा, यानी ये जो 990 है ये 33 का मल्टीपल है। तो इस 33 से 990 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। और यहाँ पर अंदर क्या बच गया है, -1, -1 की घात 129 यहाँ पर बच गया है और इसको हमको 33 से भाग देना है। अब देखिए -1 की घात अगर विषम है तो माइनस का 1 ही आएगा, और -1 की घात अगर सम होती तो यहाँ पर हमारा जो 1 आता वो प्लस का आता। तो अब देखिए -1 की घात यहाँ पर 33। अब जब भी आपका रिमाइंडर -1 में आए तो आपको उसको पॉजिटिव बनाना है। कैसे बनाएंगे, हर में से आपको उसको घटा देना है अंश को, और यहाँ पर हमारा बच जाता है 32। तो प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो 32 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये 33 से 990 कैसे आया, किस तरीके से। तो आप देखिए 33 की गुणा जब आप 30 में करेंगे ना, तो आपका देखिए ये आपका गुणनफल आएगा। तो 0 0, 3 तिया 9 और 3 तिया 9। अब देखिए हो गया आपका 990, आ गया नहीं 990। तो इस तरीके से आपको अपने मन में आइडिया लगाना होता है, कुछ यूनिट डिजिट के कंसेप्ट लगाने होते हैं, कुछ आपकी प्रैक्टिस इस तरीके से आपके प्रश्नों को हल कराएगी। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 89। इसमें क्या कहा गया है, एक संख्या को 7991 से विभाजित करने पर शेषफल 89 रहता है, उसी संख्या को 61 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो जो शेषफल दिया गया होता है उसी को हमको यहाँ पर संख्या मान लेनी होती है। तो हमारी वो संख्या हो गई, मान लीजिए 89। अब इस 89 को 61 से विभाजित करना है और शेषफल बताना है। तो 61 एकम 61, यहाँ पर 9 में से 1 जाएगा 8 बचेंगे, और 8 में से 6 जाएंगे, यहाँ पर 2 बचेंगे। तो शेषफल कितना बच गया हमारा, 28 बच गया। तो प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, प्रश्न नंबर 90। जब एक धनात्मक संख्या n को 15 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 13 बचता है। जब 5n को उसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए जब एक धनात्मक संख्या जो n है, इस n को किससे विभाजित किया जाता है, 15 से विभाजित किया जाता है, और हमारा शेषफल कितना बचता है, 13 बचता है। ठीक है, तो अब देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल वाला जमा शेषफल वाला जो फॉर्मूला है ना, उसी से ये हो जाएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट मेथड अपनाता हूँ। तो 15 की, और यहाँ पर मान लीजिए भागफल 1 है, तो 15 गुणा 1
प्लस में ये तेरा शेषफल हो जाएगा और यहाँ पर ये n के बराबर हो जाएगा। तो n का मान कितना हो जाएगा, 15 एकम 15 और 13 कितने हो जाएंगे, 13 दूनी 26, 27 28, ये हो जाएगा 28। n का मान कितना आ गया, 28 आ गया। अब देखिए 5n को उसी संख्या से विभाजित करना है, यानी 15 से ही विभाजित करना है और हमको शेषफल बताना है। अब देखिए n का मान हमारा कितना है, 28 आया है, तो क्यों ना हम इस n की जगह यहाँ पर 28 रख दे, 28 और बटे में इसको 15 से भाग देंगे। ठीक है, अब देखिए इसका हमको यहाँ पर उत्तर निकालना है, यानी कि शेषफल निकालना है। 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, यहाँ पर शेषफल कितना आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। अगर इसको 2 बार विभाजित करेंगे ना 15 दूनी 30, तो माइनस के 2 ही तो बैठेंगे, तो माइनस के 2 और 5 के आपस में गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, माइनस के 10 बटे में 15। और आपको पता है कि आपका जो शेषफल होता है वो कभी भी माइनस में नहीं होता, तो आप क्या करेंगे, इस 15 में से इस 10 को घटा देंगे और जो हमारा उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 5। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।